Good morning, students. Welcome to class 12th Commerce. Today we are starting with the subject accountancy. I'm giving you some introduction and going to start chapter number 1 of part 1. Before starting chapter 1, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस बार आपके 12th कॉमर्स में अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स में क्या क्या है और उसका वेटेज क्या क्या है. चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे. सबसे पहले वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी. एज फार एज टोटल मार्क्स आर कंसर्न, सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स आपको मालूम ही है कि 100 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होता है, जिसमें से जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा, जो सेशन एंडिंग एग्जाम होता है, टिल डेट जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि थ्योरी एग्जाम है 80 मार्क्स का, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 32. अब 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम हो गया जो कि सेशन एंडिंग एग्जाम होगा, तो इसका मतलब 20 मार्क्स क्या रह गए, दैट इज फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम. तो प्रैक्टिकल जो आपका होगा वो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें इस 20 मार्क्स को हमने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. और वो मेजर कैटेगरी क्या है, एक है रिटन, दैट इज फॉर 12 मार्क्स, एंड सेकेंड वन इज वाइवा प्लस प्रोजेक्ट, दैट इज ऑफ 8 मार्क्स, जिसको हम 4+4 भी बोल सकते हैं. तो आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 12 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, और उसके अलावा वाइवा 4 मार्क्स का होगा, और एक प्रोजेक्ट फाइल बनेगी आपकी जो कि 4 मार्क्स की होगी. अब प्रोजेक्ट की बात भी कर लेते हैं साथ साथ. नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आपके रहेंगे टोटल वो 3 प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसको हम अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पेसिफिक. देयर इज 1 कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट एंड 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. ये भी हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे. आपके जो थ्योरी एग्जाम्स हैं उसके लिए 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. 3 पार्ट्स का जो एलोकेशन है वो क्या है, 40 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, दैट मीन्स 80 मार्क्स जो आपका थ्योरी एग्जाम होगा. अब इसी 3 पार्ट्स की हम एलोकेशन को और फर्दर समझ लेते हैं एक बार और. जो आपके 3 पार्ट्स हैं उसमें से पार्ट 1 जो है वो बेस्ड है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म पर, यानी इसमें बेसिकली 2 यूनिट ली गई हैं. एक है एनपीओ, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी है पार्टनरशिप फर्म. वेटेज की बात करें तो इसमें से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स की, और जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी वेटेज है 30 मार्क्स की. यानी कंप्राइज करके टोटल पार्ट की जो वेटेज बनती है वो है 40 मार्क्स. पार्ट 2 पे आते हैं. पार्ट 2 जो है आपका वो है कंपनी अकाउंट्स. कंपनी अकाउंट्स की जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स. पार्ट 3 जो है वो बेस्ड है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर. इसकी वेटेज कितनी है, 20 मार्क्स. टोटल तीनों पार्ट्स की कंबाइंड वेटेज जो हुई वो है 80 मार्क्स, जो जिस पे बेस्ड होगा आपका सेशन एंडिंग एग्जाम. अब आपके वेटेज को लेके डाउट तो नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 40 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, एंड देयर इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफ 20 मार्क्स जो कंसिस्ट करता है 12 मार्क्स फॉर द रिटन टेस्ट एंड 8 मार्क्स फॉर वाइवा एंड प्रोजेक्ट फाइल. अब आप स्टार्ट करते हैं इसके बाद हम अपना फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 पार्ट 1, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके वेटेज को लेके, जो कि पहले ही बता चुका हूं मैं. तो इसकी जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स की. नॉर्मली जो अभी तक के हम देख रहे हैं, इसके अंदर ट्रेंड देख रहे हैं, उसके अंदर 10 मार्क्स का जो एलोकेशन है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आपके एग्जाम में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाए, 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आ जाए, और 6 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आ जाए. यानी टोटल 3 क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं. इसके अलावा एक और ट्रेंड भी देखा गया है कि 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं. यानी कुल मिलाकर 10 मार्क्स कुछ भी तरीके से डिवाइड हो सकती है. ये 2 ट्रेंड देखे गए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी तक. आगे बढ़ते हैं इसके बारे में. एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, होती क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू अर्न प्रॉफिट बट टू serve the society and its member, not to earn profit. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम जैसे ही स्पेसिफाई कर रहा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिना प्रॉफिट के मोटिव के काम करती है, और उसका मेन पर्पस क्या है, सोसाइटी और उसके मेंबर्स को सर्व करना. और
कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज भी अपने मेंबर्स को और पब्लिक को प्रोवाइड करना। यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल डिस्पेंसरी हो सकती है, कोई यूथ क्लब हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई जिम हो सकता है, कोई ट्रस्ट हो सकती है, कोई टेम्पल हो सकता है, कोई गुरुद्वारा हो सकता है, कोई चर्च हो सकती है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये तो समझ में आ गया एनपीओ होता क्या है। अब यदि हम ये बोल रहे हैं कि ये बिना प्रॉफिट मोटिव के काम करती है, तो इनके सोर्सेज क्या हैं फंड्स के, कहाँ से आते हैं पैसे इनके पास? तो इनके मेन सोर्सेज हैं फंड्स के, वो क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकती है डोनेशन, डोनेशन लोगों से मिलती है, ट्रस्ट से मिलती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन उसको डोनेशन के थ्रू मिल जाता है पैसा। दूसरा, इनके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कुछ वो मेंबरशिप फ़ी देते हैं, जिसकी वजह से इनके पास फंड जनरेट होते हैं। अब वो मेंबरशिप फ़ी अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, एंट्रेंस फीस नाम से भी हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो इनके लिए फंड्स का है, वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एक तरह का वो अमाउंट है जो रेगुलर बेसिस पर मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं। लोन्स भी ले सकते हैं ये लोन्स लेने के लिए बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी इवन अप्रोच कर सकते हैं, या किसी थर्ड पार्टी से भी लोन मिल सकता है। इवन गवर्नमेंट की तरफ या अलग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इनको कुछ ग्रांट्स भी देते हैं। ग्रांट्स हमें मालूम है ऐसा पैसा जो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है जो हमारे क्या एनजीओ के फॉर्म में या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में काम कर रही है, पब्लिक वेलफेयर में काम कर रही है। तो बेसिकली कुछ और सोर्सेज भी हो सकते हैं, बट ये मेजर 5 सोर्सेज मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की फीचर्स क्या होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाउ कुड यू आइडेंटिफाई कि वेदर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ नॉन प्रॉफिट नेचर और अ प्रॉफिट नेचर। तो वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार और। नंबर 1 इज एंटिटी। तो ये एंटिटी के बारे में हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पहले भी स्टडी किया था। ऐसी यूनिट्स जो मनी में डील कर रही है उन्हें हम एंटिटी कहते हैं, बट ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी इसका अपना एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, अपने एक नाम से ये काम कर सकते हैं। सेकेंड, इसका पर्पस क्या है? टू सर्व द सोसाइटी। ये सोसाइटी या उसके मेंबर्स को सर्व करने के लिए फॉर्म की गई है। थर्ड वन, ऑनरशिप। ऑनरशिप यहाँ पर किसी एक सिंगल पर्सन की नहीं होती है, इसको ओन कौन कर रहे होते हैं? या तो चैरिटेबल कोई होगा, या फिर कोई ट्रस्ट हो सकती है जो इसको ओन कर रही होगी। मैनेज कौन करेगा इनको? मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट। मैनेज कौन कर रहे होंगे? उस चैरिटेबल जो भी इंस्टीट्यूशन हमने बनाया उसके ट्रस्टी हो सकते हैं, या ट्रस्ट बनाया है तो उसके मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हो सकते हैं जो उसको मैनेज कर रहे होंगे, उनके वेलफेयर को, उनके ऑपरेशंस को। फंड्स जैसे ऑलरेडी मैं पीछे बता ही चुका हूँ, एंट्रेंस फीस हो सकती है, ये अपने मेंबर से ले सकते हैं, मेंबरशिप फी ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डोनेशन ले सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं। 6 पॉइंट, प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। पर्पस ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि मैं सर्व करना है सोसाइटी का इनका पर्पस, इसलिए इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना कहीं से भी नहीं है। नंबर 7, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें भी ईयर एंडिंग पर अपने फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। सिमिलरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने फाइनल अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जो कि कंप्राइज करते हैं 3 स्टेटमेंट्स को। 3 चीजें उसमें बेसिकली बनती हैं। वो क्या क्या है? नंबर 1 इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट वन बैलेंस शीट। ओके, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज आफ्टर कंप्लीटिंग द फीचर्स, दोबारा से एक बार बात कर लेते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। Those organization whose objective is not to earn profit but to render services to its member and to the society। वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं काम करती, उनका पर्पस अपने मेंबर्स को या सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, वो सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको ईयर एंडिंग पर 3 स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं, जो कि कंप्राइज करती हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? It is a summary of cash and bank transactions prepared at the end of the accounting period. All the receipts and payments are recorded irrespective of the nature and period. Nature, assets basis, cash basis. अब receipts and payment account एक ऐसा अकाउंट है जिसमें केवल कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। पूरे साल की ट्रांजैक्शंस इस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। इसकी 2 साइड्स हो सकती हैं, एक लेफ्ट साइड जिसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, एक राइट साइड जिसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। लेफ्ट साइड में सारी रिसीट्स को दिखाया जाता है और राइट साइड पे सारी पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है।
रिकॉर्डिंग करते समय हम केवल और केवल एक ही बेस को फॉलो करते हैं, दैट इज कैश बेसिस। यानी यदि कैश के फॉर्म में या चेक या ड्राफ्ट के फॉर्म में या बैंकिंग के फॉर्म में, बैंक ट्रांजैक्शन के फॉर्म में पैसा आ रहा है तो उसे रिसीट साइड पे शो किया जाता है। इसके अपोजिट यदि पैसा जा रहा है वेदर इट इज ऑन द फॉर्म ऑफ कैश और ऑन बैंक, तो उसे हम क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्लियर हो गया है। इसी का फॉर्मेट एक बार साथ साथ हम देख लेते हैं, साथ साथ। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, तो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रही है रिसीट्स और राइट साइड पे दिख रही है पेमेंट्स। तो मैं एक बार जल्दी से रिव्यू कर लेता हूँ कि हमारे पास रिसीट साइड पे क्या क्या रिसीट्स हो सकती है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे स्टार्ट जो हमने किया है इस अकाउंट को, वो हमने बैलेंस से स्टार्ट किया है। इसके बिगिनिंग का जो स्टार्टिंग जो होती है वो बैलेंस से होती है, जिसमें हम दोनों बैलेंस को कंसिडर करते हैं, कैश बैलेंस एज वेल एज बैंक बैलेंस। इसलिए आपको दिख भी रहा है यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। उसके बाद बाकी रिसीट्स को हम एज ऑन दिखाते रहते हैं जो पूरे साल में हमारे पास रिसीट्स हुई हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो बैलेंस जो हो वो बैंक का नेगेटिव हो जाए, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यदि ऐसा बैलेंस आपके पास अवेलेबल है तो उस केस में कैश एट बैंक लेफ्ट साइड यानी रिसीट साइड पे ना आके ऑपोजिट साइड आ जाता है, यानी हम उसको राइट साइड पे दिखा देते हैं। आपको दिख रहा है राइट साइड पे पेमेंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखा है ब्रैकेट में, बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट अवेलेबल होगा तो हम उसको राइट साइड पे दिखाएंगे। फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब बाकी रिसीट्स हमने दिखानी है। तो रिसीट में सबसे पहले दिख रही है टू सब्सक्रिप्शन। तो हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जो भी सोर्सेज हमारे पास फंड्स आने के, पैसे आने के, वो सब यहाँ लिस्ट करने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स था, मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं ईयरली बेसिस पर एक सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, जिसको हम चंदा भी बोल सकते हैं हिंदी में, वो अमाउंट उन्हें रेगुलर बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर मिलता है, तो वो यहाँ दिखाते हैं। तो आपको दिख रहा है इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो वो इसलिए क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी रिसीट्स हमारे पास आई होगी वो हम सब दिखाएंगे यहाँ पर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मेंबर्स पिछले साल पैसे ना दे पाए हो तो वो इस साल दे रहे हो हमें, यानी करंट ईयर में दे रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि केवल इसी साल के पैसे हमें मिल रहे हो तो फॉर करंट ईयर हो गया। और कई मेंबर्स ऐसे भी होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो आपको फ्यूचर के पैसे भी अभी ही दे देते हैं इसी साल, तो उसको बोलते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। तो यानी सब्सक्रिप्शन कंप्राइज 3 अमाउंट्स बेसिकली, फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर करंट ईयर एंड फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट उसके बाद हमें सोर्स क्या दिख रहा है, डोनेशन। तो हम यहाँ पर सभी तरीके की डोनेशंस को दिखाएंगे रिसीट साइड पर, जहाँ से भी पैसे आ रहे हैं हमारे पास। वो जनरल डोनेशन भी हो सकती है, जैसे नॉर्मल टाइम पर हमारे को लोग डोनेशन के पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे हमारे पास एंट्रेंस फीस के पैसे आ सकते हैं, एडमिशन फीस के पैसे आ सकते हैं, ग्रांट्स हमें मिल सकती है। हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो न्यूज़पेपर या पीरियडिकल्स आते हैं उनको सेल करके भी पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल, यदि हम कोई, मान लो स्पोर्ट्स क्लब है हमारा और हमारे पास कोई स्पोर्ट्स मटेरियल पड़ा हुआ है पुराना, उसे हम बेच के भी पैसे, यानी कैश के फॉर्म में या चेक के फॉर्म में पैसे आ सकते हैं। हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिल सकता है। ऐसे ही यदि हम कहीं पे कोई कॉन्सर्ट कर रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहे हैं, तो उसके लिए उससे भी हमें इनकम आ सकती है। ऐसे ही यदि हम कहीं पर हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है और वो इन्वेस्टमेंट यदि शेयर्स के फॉर्म में है तो वहाँ से हमें डिविडेंड भी आ सकता है। कई बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो अपने कुछ प्रीमाइसेस को लेट आउट कर देती है, यानी किराए पर दे देती है, तो उनको रेंट रिसीव भी हो सकता है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, उससे इंटरेस्ट फॉर्म में भी उनके पास इनकम आ सकती है। और कोई और इनकम भी हो सकती है, इसको हम मिसलेनियस रिसीट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी कुछ इनकम के सोर्सेज हैं, जैसे लाइफ मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ग्रांट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लीगेसीज, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। जैसे हमने यहाँ पे सारे रिसीट्स दिखा दिए, वैसे ही राइट साइड पर आपको कुछ पेमेंट्स भी दिख रही हैं। मैं जल्दी से एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, फिर 1 बाय 1 हम इसको आगे फर्दर वीडियोस में क्लैरिफिकेशन के साथ पढ़ेंगे। जैसे सैलरी के लिए पेमेंट हमने कर दिया। अभी साइड राइट साइड पे हम केवल और केवल पेमेंट्स दिखाने वाले हैं जो उस साल पेमेंट हुई हैं। डजंट मैटर कि वो पेमेंट उस साल, उस ईयर से बिलोंग करती हैं कि नहीं करती, बट पेमेंट यदि उसी ईयर में हुई हैं तो उन सभी पेमेंट्स को राइट साइड यानी पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे हम। जैसे सैलरीज, रेंट, postage expenses, advertisement expenses, newspapers, repairs, audit fee, maintenance expenses, insurance, secretary honorarium, municipal taxes, price distributed of office expenses and so on। यानी जितने भी रिसीट्स आपकी हुई हैं वो लेफ्ट साइड पर आएंगी। उस साल के अंदर सपोज मैं बना रहा हूँ ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2020, 31 मार्च को बना रहा हूँ, 31 मार्च 2020 एंडिंग के लिए बना रहा हूँ। तो इस साल जो जो पैसे आए होंगे मेरे पास वो रिसीट साइड पे दिखाए जाएंगे और राइट साइड पे सारी पेमेंट्स को दिखाया जाएगा जो उस साल पेमेंट हुई है।
और पर्पस क्या है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का, इस अकाउंट के थ्रू हम एट द एंड हम बैलेंस फाइंड आउट कर पाते हैं कि जो हमारे पास कैश इन हैंड या कैश एट बैंक क्या बचा। तो फाइनली आपको राइट साइड पर जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक गिवन है, इनमें से कोई एक चीज नॉर्मली क्वेश्चन में मिसिंग होती है, तो उसको हम फाइंड आउट कर पाते हैं। कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, लेफ्ट साइड का टोटल कर लेंगे और राइट साइड यानी पेमेंट साइड का टोटल करके उसे रिसीट्स में से माइनस करके बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। मुझे लगता है आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का थोड़ा आइडिया हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, अभी तक हमने देख लिया कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट के बारे में बात की। अब एक बार जरा जल्दी से फॉर्मेट के बेसिस पर जो इसके हाइलाइट्स यानी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। कि इट इज़ अ समरी ऑफ कैश रिसीट्स एंड पेमेंट, यानी इसमें केवल कैश रिसीट्स को और पेमेंट्स को दिखाया जाता है। नेचर किस तरह का है इसका, ये एक असेट अकाउंट है। यदि हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करते हैं तो असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस की बात हमने की थी पहले भी। तो इसका नेचर किस नेचर का है, ये एक असेट अकाउंट है। किस बेसिस पर बनता है ये कैश बेसिस पर बनता है। रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें क्या चीज़ रिकॉर्ड की जाती है, तो इसमें सभी तरीके की रिसीट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। वो कैपिटल रिसीट्स भी हो सकती है और वो रेवेन्यू रिसीट्स भी हो सकती है। एट द सेम टाइम वो कैपिटल पेमेंट भी हो सकती है और वो रेवेन्यू पेमेंट्स भी हो सकती है। अब नेक्स्ट इस पीरियड की बात करें तो इसमें करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर सभी पीरियड्स के रिसीट्स और पेमेंट को दिखाया जाता है। कंडीशन क्या है कि उस ईयर में वो रिसीट्स या पेमेंट हुई हो। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट, इसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एडजस्टमेंट हो सकती है। इसके अलावा इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक हमें गिवन होता है या हमें इसमें से कोई एक चीज को फाइंड आउट करना होता है। यदि हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा तो हमें क्लोजिंग फाइंड आउट करना पड़ सकता है, या क्लोजिंग गिवन है तो उस केस में ओपनिंग भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है। पर्पस क्या है, यही पता लगाना कि हाउ मच अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड एंड पेड, कितना हमने रिसीव किया या आपने कितना पे किया। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जितना भी हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पर मैं आपके बुक के ही कुछ क्वेश्चंस आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, उसी को आगे हम प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का। इस क्वेश्चन में आपको रिसीट्स और पेमेंट सारे गिवन करे हुए हैं। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 है ये बुक का। तो बुक में आप देखेंगे, जब आप दिखेगा आपको लेफ्ट साइड पर सारी रिसीट्स ऑलरेडी गिवन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करा मैंने, और पेमेंट साइड पे पेमेंट्स गिवन है। बट केवल एक चीज मिसिंग थी जो आपको यहाँ पे थोड़ी हाईलाइटेड होकर दिख रही है, जो कि है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसका मतलब जब हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हम रिसीट साइड पे सारी रिसीट्स दिखा देंगे और राइट साइड पर सारी पेमेंट्स को दिखा देंगे। और ये ऑलरेडी गिवन था तो हमें यहाँ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो पर्पस क्या था इस क्वेश्चन का, बैलेंस फाइंड आउट करना। तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने पेमेंट साइड का टोटल किया और रिसीट साइड का टोटल करके डिफरेंस अमाउंट जो भी था बैलेंसिंग अमाउंट वो फाइंड आउट कर दिया। तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट निकल आया। नॉर्मली हमने देखा था कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम बैंक बैलेंस निकालते हैं। तो बैंक बैलेंस कौन सी साइड से निकलता है, नॉर्मली क्रेडिट साइड से, क्योंकि हमेशा रिसीट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो हम पेमेंट्स में से वो माइनस करके बैंक बैलेंस फाइंड आउट कर लेते थे। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि रिसीट साइड का टोटल कम है और पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा है। तो इस केस में हमने क्या किया, पेमेंट्स का टोटल करके रिसीट्स माइनस कर दी। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आपको दिख रहा है 83,140, दैट इज आवर आंसर, जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट करके आंसर निकल आया। इस क्वेश्चन में ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, नॉर्मल क्वेश्चन था। इसी के अलावा इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक बार हम स्विच करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी सिमिलर वही क्वेश्चन उसी टाइप का ही है। इसमें भी आपको सारी रिसीट्स भी गिवन है और पेमेंट्स भी गिवन है और आपको केवल बैलेंसिंग अमाउंट निकालना है, जो कि इस बार हमें राइट साइड से मिल रहा है। तो हमने रिसीट साइड का टोटल किया जो कि 3,32,000 आया और फिर पेमेंट साइड का टोटल किया और रिसीट्स में से पेमेंट को माइनस करके ये बैलेंसिंग अमाउंट हमारे पास निकल आया। तो ये बैलेंस किसका निकल आया, कैश एट बैंक। यही इसमें मिसिंग था, यही हमने इसमें से फाइंड आउट कर लिया। तो हमने देखा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, उसके लेफ्ट साइड यानी रिसीट साइड पर क्या दिखाया जाता है और पेमेंट साइड पे क्या दिखाया जाता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। एट द सेम टाइम हमने ये भी डिस्कस किया कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू हम क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तक ही स्टिक करते हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। टिल टाइम आप इसको दोबारा से रिव्यू करिएगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपके बुक में अवेलेबल हैं उसको प्रैक्टिस करिए। फॉर दिस टाइम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम आगे की फर्दर स्टडीज़ के लिए कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय।